है कितना कितना तुम लोग का नहीं, मॉर्निंग वाले का था सिर्फ, तुम्हारा खत्म किए बिना अब नहीं लूंगा। पढ़ो। उन लोग का खत्म हो गया ना, अब सबका भी हो जाएगा एक दो क्लास में, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं ना इसलिए। हाँ। चलो ओए, आप सब जल्दी से हेडिंग लगाओ तो, ओए जल्दी से लिखो, अगला लेसन लिखो, अगले पेज पे लिखिए प्रिज्म, जल्दी लिखो, प्रिज्म प्रिज्म लिखो तो। ओए इस लेसन में देखो वो अपना खत्म हो गया है, प्रिज्म थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको। प्रिज्म में ना 4-5 छोटा छोटा फॉर्मूला है जो आप सबको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? लिखिए तो, लिख लो, बातें कर रहे हो। आप जिसको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, छुट्टी कब से। प्रिज्म क्या होता है बताओ, प्रिज्म कैसे बनता है देखे हो? अरे गधा, देखा होगा आपने, देखो ऐसा बनाते हैं। अरे कभी देखे हो स्कूल के लैब में? नहीं देखा, गरीब वाला स्कूल में था, कहां देखेगा, सरकारी में था। हाँ तो मेरे पास है भी, देखना तुम्हें, कल लेते आऊंगा, घर पे है। ओए ये क्या है, मैंने रखा सब है, लेता हूँ, ये तो मेरे घर पे रखा हुआ है। सुनो इधर देखो गधो, ये क्या है बताओ तो, ये क्या है? इसको कहते हैं स्लैब, इसको हिंदी में कहते हैं सिल्ला, था ऐसा। और ये हमारा क्या है? ध्यान दो, सुनो, सुनना, क्या इसको भी प्रिज्म बना सकते हैं? अरे क्या ये भी प्रिज्म के जैसा व्यवहार कर सकता है? आप लोग को मैंने सिल्ला पढ़ाया था ना, दोनों में फर्क अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये दोनों मेरे पास है और बहुत इजी है, सुनो क्या है। मुझे सिर्फ ये बताओ तो, ये वाला सतह कैसा सतह है, वक्र है या समतल है? समतल। अरे ऐसे बना है ना, मैं आपको 3D में दिखाया हूं, किताबों में देखोगे तो आपको ऐसा बना हुआ दिखेगा, त्रिभुज जैसा बना था ना, मैं 3D में उसको बनाया हूं। ये सतह कैसा है? समतल। ये सतह भी, अच्छा इसमें भी देखो तो, अच्छा क्या इसका जो आधार है बेस, ये भी समतल? एक सतह, दो सतह है ना से, फिर इधर भी होगा, इस तरफ भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ से पैक होगा ना, ये सारा सतह इसमें कैसा है? समतल। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर भी ये सतह कैसा? समतल। ये सतह भी कैसा? ये सतह भी। अब सुनना, सिल्ला में और प्रिज्म में फर्क थोड़ा समझ लो आप। अगर दो समतल सतह से प्रकाश गुजरेगी, जिस दो सतह से प्रकाश का अपवर्तन होगा ना, वो अगर समतल सतह हो, जैसे एग्जांपल, यहां से मैंने प्रकाश को भेजा और ये प्रकाश इस सतह से होते हुए फिर इस सतह से चला गया, ये कैसा सतह है? समतल। ये भी कैसा है? क्या दोनों एक दूसरे के समांतर है? जब दो समांतर सतह से प्रकाश गुजरती है ना, तो वो काम करता है किसके जैसा, जो आप पढ़े थे पहले। अगर प्रकाश को मैंने ऐसे भेजा तो प्रकाश इस सतह से गुजरी, इस सतह से गुजरी, दोनों सतह समतल था और साथ ही साथ एक दूसरे के समांतर भी था। यानी प्रकाश का अपवर्तन दो अपवर्तक सतह से हुआ, लेकिन दोनों अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये क्या कहलाया? अब सुनिए, यहां पर क्या है, यहां दो सतह समतल है लेकिन दोनों समांतर है या झुका हुआ है? जब दो झुके हुए सतह से प्रकाश अपवर्तन करता है
दो समतल झुके हुए सतह से, या आप ये कह दो कि दो झुके हुए अपवर्तक सतह से आपका प्रकाश जब गुजरता है तो ये किसके जैसा व्यवहार करता है? प्रिज्म के जैसा। जय सुनो तो, मैं अगर तुम्हें कहूं कि प्रकाश कुछ इस प्रकार से जाए, सुनो, प्रकाश इधर से आए और इस सतह से निकल जाए, बोलो कौन से दो सतह से प्रकाश जा रहा है? एक इससे और एक इससे। बोलिए ये दोनों सतह समांतर है या एक दूसरे के लिए झुका हुआ है? अरे 90 डिग्री पे आ गया ना। अगर समांतर नहीं है तो किसके जैसा व्यवहार करेगा? यानी ये वाला जो प्रकाश आपका जा रहा है वो आपके इसके लिए प्रिज्म के जैसा व्यवहार करेगा, जबकि ये प्रकाश जो आपसे गुजर रहा है ये दो समांतर अपवर्तक सतह से जा रहा है या समांतर समतल अपवर्तक सतह से जा रहा है, तो ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? मैं ये कहता हूं कि क्या ये प्रिज्म बन सकता है? अगर प्रकाश इस सतह से और इस सतह से जाए। अगर दो समतल अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर है तो सिल्ला, लेकिन अगर प्रकाश जिस दो सतह से जा रही है, मतलब दो समतल अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर नहीं है, तब वो क्या बन जाएगा? प्रिज्म। फिर से एक बार समझो, दो समतल अपवर्तक सतह है जो एक दूसरे के समांतर है। हम कैसे पहचानेंगे सर? प्रकाश को देख के, प्रकाश इसमें प्रवेश की फिर इसमें प्रवेश की। अगर मैं कहूं इस सतह और इस सतह के लिए अगर प्रकाश अपवर्तन कर रही है तो बताइए ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? सिल्ला के जैसा। लेकिन मैं कहूं कि ये सतह और इस सतह के लिए, इसको 1 और इसको 2 मानो, अब जो प्रकाश जा रही है इन दोनों सतह को पार करते हुए, उसके लिए ये कैसा व्यवहार करेगा? प्रिज्म के जैसा। क्योंकि ये दोनों सतह समतल है और समांतर भी, समांतर हो जाए तो सिल्ला, और किसी कोण पे आ जाए तो, मतलब समांतर को छोड़ के बाकी कोई भी कोण पे झुका हुआ हो तो प्रिज्म। अब प्रिज्म में देखो, यहां पर अगर देखोगे ना तो ये प्रिज्म भी बन सकता है और सिल्ला भी बन सकता है। अरे इसका व्यवहार प्रिज्म के जैसा भी, और लेकिन इसमें कभी भी वो सिल्ला के जैसा व्यवहार, हमेशा किसके जैसा? जितनी किरण आएगी, चाहे वो इधर से आके इधर चला जाए, चाहे इधर से आके इधर चला जाए, कोई भी किरण आएगी, क्या सबके लिए ये प्रिज्म जैसा व्यवहार करेगा? इसीलिए इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें जब आप किरण देंगे तो कुछ किरण सीधा भी तो निकलेगा, तो ये हो सकता है कि सिल्ले के जैसा व्यवहार करे या हो सकता है कि प्रिज्म के जैसा व्यवहार करे, लेकिन ये हमेशा किसके जैसा व्यवहार करेगा? क्योंकि इसमें कोई भी सतह एक दूसरे के समांतर। तो अब बताइए प्रिज्म का परिभाषा क्या होगा? जब आपके पास कितने सतह हो? 2। मतलब इसमें कितने बार अपवर्तन? 2 बार। कैसे सतह से? समतल, और साथ ही साथ एक दूसरे से झुके हुए हो। तो अगर आपके पास 2 समतल पृष्ठ है जो एक दूसरे से झुका हुआ है, यानी समांतर नहीं है, तब अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उस माध्यम से, तो वो कहलाएगा क्या? प्रिज्म। तो प्रिज्म होने के लिए कितने अपवर्तक सतह? 2। अब पॉइंट समझो, प्रिज्म होने के लिए कितने अपवर्तक सतह? 2। पहला कंडीशन, दोनों सतह समतल या वक्र? समतल। लेंस में एक वक्र था, यहां पर दोनों का दोनों समतल। अब समतल में सिल्ला भी हो सकता है, तो समांतर हो गया तब तो सिल्ला हो जाएगा, लेकिन अगर वो झुका हुआ हो तो प्रिज्म। अब पूरा कंप्लीट करो। हमारे पास 2 समतल सतह हो, दो समतल अपवर्तक सतह हो जो एक दूसरे से या एक दूसरे पर क्या हो? झुका हुआ हो, तो वैसे माध्यम जो बनेंगे या इससे घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम बनेगा उसे हम कहेंगे प्रिज्म। लिख लीजिए एक लाइन में परिभाषा, लिखिए, 2 झुके हुए अपवर्तक, ऐसे लिखना, 2 झुके हुए समतल अपवर्तक पृष्ठ, 2 झुके हुए समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच, पृष्ठों के बीच घिरे हुए पृष्ठ के बीच में घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी मतलब हर तरफ समान, समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कितने अपवर्तक सतह? 2। कैसा?
समतल और एक दूसरे से झुका हुआ, उसके बीच जो घिरे हुए पारदर्शी समांगी माध्यम है उसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म। चलो आपको इतना नहीं बनाना है, आप ऐसे बना दीजिए। सुनो, आपको उतना फिगर बना के नहीं दिखाना, आप प्रिज्म कैसा बनाओगे? ऐसे बना दीजिए। यही आपके लिए प्रिज्म है और ये इसको बोलते हैं, अगर प्रकाश इससे आके ऐसे निकल रही है, ओए किन दो सतह से प्रकाश निकल रही है? इन दो सतह से ना। तो जिन दो सतह से प्रकाश निकल रही है उसके बीच के कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण। फोटो बना दो और लिख दीजिए ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। दो अपवर्तक सतह, जिस दो अपवर्तक सतह से आपकी किरण निकल रही है उसके बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण। जिन दो सतह से निकली, सुनो सुनो, प्रकाश अगर इस दोनों से निकलती तब यह होता, प्रकाश अगर इससे और इससे निकलती तब कौन होता? प्रिज्म कोण, ये वाला। प्रकाश अगर इससे और इससे निकलती तो ये वाला। जिन दो सतह से प्रकाश अपवर्तन करेगी उसके बीच के कोण को कहेंगे, अगर इधर इधर से निकले तो ये हो जाएगा प्रिज्म कोण, इधर इधर से निकले तो ये हो जाएगा प्रिज्म कोण, बट इन दोनों से निकला है इसलिए ये क्या हो गया? तो जिन दो सतह से अपवर्तन होगी उसी सतह के बीच के कोण को कहेंगे प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी इसको कहते हैं। प्रिज्म कोण या क्या? अपवर्तक कोण, चाहो तो लिख लो, ठीक है। चलो खैर, इसका परिभाषा से कोई मतलब नहीं है आपको, ये नहीं कोई पूछेगा। आपको पूछेगा कि प्रिज्म के द्वारा विचलन कितना होता है, सब बच्चे उसको याद करेंगे, यही फॉर्मूला पहला आपको याद करना है। प्रिज्म का परिभाषा भी आपसे कोई पहला लिखिए पॉइंट, हेडिंग डालो, प्रिज्म के द्वारा विचलन। सभी बच्चे इसको याद रख लेंगे, प्रिज्म के द्वारा विचलन। प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा विचलन। जल्दी से अच्छे से करना ताकि मैं ये चैप्टर खत्म कर दूं आज। प्रिज्म के द्वारा विचलन, तो ये भी खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। सुनो तो क्या होता है प्रिज्म के द्वारा विचलन का फॉर्मूला जानते हो आप सब? लिख लीजिए, डेल इक्वल टू, विचलन कोण को किससे डिनोट करते हैं? डेल से। क्या होता है? आई प्लस ई माइनस, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आएगा, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। थोड़ा सा मैं इसको सिद्ध करके भी दिखाता हूं आपको, मेरे साथ ही आप सब करते चलना, थोड़ा सा समझो और करते चलना। सुनो सुना ध्यान से सब लोग। मान लीजिए कि ये इस पे मैंने एक अभिलंब दिया, सुना, आपतित किरण कितना? आई। यहां से अपवर्तन किया, ये वाला कोण बताओ? R1। दो बार अपवर्तन होगा ना, तो एक बार को क्या मान लिए? R1। इस वाले कोण को हमने क्या माना था? A। यहां से एक अभिलंब दिए, फिर से अपवर्तन होगा और विरल माध्यम में जाने से इसका कोण क्या होगा? बढ़ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे? E। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस किरण का नाम लिख लीजिए तो, आपतित किरण। आपतित, और जो सबसे आखिरी में निकला उसका नाम निर्गत किरण। लिख लीजिए सब लोग। हाँ, तो बहुत छोटा है, इसका एक ही लाइन का है, ये ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स में आपसे इजीली पूछ सकता है। अरे तुम सब जो है ना, मतलब चाहते हो कुछ पूछे ही ना, कह रहे यस सर, सीधे नहीं तुमको 80% का डिग्री बना के दे दे। प्रिज्म का विचलन कोण आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। इसको कौन सा किरण? आपतित किरण, इसको निर्गत किरण, और बीच में अपना अपवर्तन हुआ, है ना। इसको आपको जानना पड़ेगा, डायरेक्ट पूरा प्रूफ नहीं पूछता, उसके छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स पूछते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा कैसे बनता है। सुनो तो, इसका नाम रखते थे, सुनना, इसको मान लो ए, या छोड़ो ए नहीं मानते हैं, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R और इसको मान लो S। देखो तो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, बोलो, आपको एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। देखो ना,
पहले तो मुझे तुम इतना बताओ, यहां पे कितना विचलन कोण होगा बताओ। विचलन कोण समझते हो? जा रहा था सीधा और मुड़ गया इधर, तो क्या ये पहला विचलन कोण हुआ? अरे ये जा रहा था आगे और मुड़ गया नीचे, तो कितना मुड़ा, उसी को तो विचलन कहते हैं। तो ये जा रहा था आगे, थोड़ा सा नीचे मुड़ा, तो इसके विचलन को मैंने कहा पहला विचलन कोण डेल्टा 1। क्या इसका मान बता सकते हो? बोलो ये पूरा कोण कितना? अरे ये आई, तो ये पूरा कोण भी कितना होगा? अगर ये कोण आई है और ये कोण R1 है, तो ये कोण कितना होगा? I माइनस R1। अरे ये वाला कोण I और ये वाला कोण R1, तो ये विचलन कोण कितना? ये विचलन कोण होगा I माइनस R1। लिखो, पहला विचलन हो गया I माइनस R1। दूसरा विचलन बताओ। ये किरण ऐसे जा रही है, देखो ये पूरा है E और ये वाला विचलन कितना हुआ? देखो देखो, ये विचलन कितना? डेल्टा 2। बोलो दूसरा विचलन, दूसरा विचलन पूरा था E, तो E माइनस, ये पूरा था E ना, और ये कौन कितना है? R2। और ये कितना है? तो अगर ये R2 है, तो मुझे बताइए ये वाला कौन कितना होगा? ये वाला भी होगा R2, तो हमारा हो जाएगा E पूरा माइनस R2, तो विचलन कौन हो जाएगा? E माइनस। तो बताइए कुल विचलन कितना? डेल्टा 1 प्लस, अब ध्यान देना, बस हो गया, यही लास्ट स्टेप है, सुनना। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। देखो क्या बन गया? I प्लस E माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचा? R1 प्लस, और R1 प्लस R2 के जगह पे क्या आ गया है? A। मतलब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है R1 R2 किसके बराबर? A के बराबर। अब वो कैसे सिद्ध होगा वो भी देख लो। चतुर्भुज को देखो, थोड़ा सा इसमें है टफ, पहले त्रिभुज देखो। तो त्रिभुज PRS को देखो, त्रिभुज PRS में देखो, तो PRS में एक कोण है R1, यस और नो? एक कोण है R2, दूसरा कोण कौन सा है मुझे पता, मान लेते हैं कि ये दूसरा कोण है थीटा। क्या मान लो? प्लस थीटा इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? 180 डिग्री। बोलो। और सुनना, अब चतुर्भुज देखो, PQRS देखो, तो PQRS, PQRS देखे, बोलो P वाला कौन कितना? 90। अरे अविलंब था ना। Q वाला कौन? A। R वाला कौन फिर से 90, और S वाला कौन कितना माने थे? थीटा। और ये चतुर्भुज में चारों कोण का योग 360। देखो क्या निकला, देखो यहां पे देखो, 90 90 180, ये हो जाएगा A प्लस थीटा बराबर 360 माइनस उधर भेज दो 180। बोलो क्या आया? A भी छोड़ो, मुझे तुम सिर्फ ये बता दो थीटा कितना आया? थीटा का मान 180 माइनस रख दीजिए यहां पे, R1 R2 का मान निकल जाएगा। अगर मैं इसको मान लूं, क्या इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं 2, और इसको मान लेता हूं 3। साइलेंट करके रखो, नहीं तो मुंह फाड़ देंगे आके। फिर तुम तो छोड़ो। फ्रॉम इक्वेशन, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बन जाएगा? देखो इस थीटा का मान यहां बैठा दो, R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A बराबर 180 हुआ। ये दोनों कैंसिल। देखिए एक ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, और जब इसका मान इसमें रखोगे, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर क्या 1 और 4 का यूज करोगे, तो क्या बन जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या? खत्म। वही आपका बन गया। समझे? तो टिपिकल है, जो कुछ नहीं याद रख सकते हैं 2 बात सिर्फ याद रख लो। सुनो, पूरा नहीं लिखना तो एक काम करो, ये वाला तो आप लिख लिए थे ना। एक चीज आप याद रखना कि I प्लस E माइनस A होता है विचलन, जहां पर A क्या होता है? R1 प्लस R2 बराबर होता है। कम से कम ये दोनों याद कर लो। अगर पूरा नहीं लिखना है ना, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। बहुत बार डायरेक्ट ये पूछ देता है, बहुत बार डायरेक्ट ये पूछ देता है। एक प्रिज्म में जो अपवर्तन कोण है R1 और R2, उसका योग किसके बराबर होता है? प्रिज्म कोण के बराबर। ए क्या है? प्रिज्म कोण। ये दोनों तो पक्का याद रखना, बाकी छोड़ दो आप चाहो तो।
यहां देखो लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 के जगह एक ये याद करो और एक ये याद करो। तुम लोग मार खाएगा क्या रे? आए आके सीधे पूछना शुरू करेंगे, पीटना शुरू कर देंगे, क्लास सस्पेंड और लात खा जाएगा। तुम जान रहा है मारने का मस्त तरीका है मेरे पास। फिर कुत्ता ऐसा मुंह बना के चल जाएगा जय श्री राम करता हुआ। चलो और अभी बजा तो हम पहुंच जाएंगे सीधा, नहीं तो साइलेंट करके रखो अपना फोन। सुनो, ये दोनों कम से कम याद रखना आप। विचलन कोण क्या? I प्लस ई माइनस ए या फिर R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है ना। इतना मत लिखो, ये दोनों लिख लो ना सिर्फ, इससे भी काम चल जाएगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, प्रिज्म बहुत छोटा टॉपिक है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन 2-3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ना। जिसको आता है वही उसको लिखना, जिसको नहीं आता है सिर्फ आप ये लिखो। एक और चीज पूछा जाएगा आपसे, पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन। कौन सा प्रिज्म? ये वर्ड अगर लिख देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? पतला प्रिज्म का मतलब क्या? उसका कोण बहुत छोटा, और जब कोण छोटा होता है तो क्या होता है? साइन आई को हम आई लिखते हैं और साइन आर को आर। किए थे ना पिछले क्लास में भी। तो पतले कोण प्रिज्म का जो विचलन कोण है वो भी पूछा जाता है। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण कितना, तो उसको याद रखना है। जल्दी से लिख लो। जो किरण निकलती है बाहर उसको कौन सा किरण कहते हैं? निर्गत किरण। अच्छा, ई का नाम क्या है? निर्गमन कोण। निर्गत किरण है ना, तो इसका नाम है निर्गमन कोण, है ना। लिखिएगा, याद रखिएगा। तो जब सबसे आखिरी किरण आपकी निकल रही है वो निर्गत किरण, और जो आप भेज रहे हो वो आपतित किरण। आपतन कोण है आई। अच्छा, आई क्या है? ये सब आपको पता होना चाहिए यार। आपतन कोण पता है ना। ए क्या है? प्रिज्म कोण। लिख लिए दोनों? चलो नेक्स्ट लिख दो। पतले प्रिज्म द्वारा 2-3 फॉर्मूला इसमें है सिर्फ काम का, वो याद रखिएगा। एक ये दोनों याद रखना है। दूसरा लिखिए, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, पूछा जाता है। पतले प्रिज्म द्वारा, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। ओए, पतले प्रिज्म के विचलन का फॉर्मूला भी याद करो। सुनिए, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है जो कि पतला है। पतला है मतलब क्या? ए का मान जो है वो बहुत छोटा है। ए का मान बहुत, सुनिए, इसका विचलन क्या होगा? इसका विचलन भी याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस बार के भी मॉडल सेट में आपको दिया है ये। पतले प्रिज्म का विचलन कितना? म्यू माइनस 1 इंटू। म्यू क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक। एक और बात, कुछ किताब में म्यू को एन लिखा रहता है, कंफ्यूज मत करना। म्यू को ही क्या लिख देते हैं वो? एन। तो वो भी समझ जाइएगा, वो अपवर्तनांक को ही एन लिखते हैं। तो आपको बोलेगा पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, तो आपको निकालना है म्यू माइनस 1 इंटू ए। बहुत सिंपल है ये। देखो, हमारा बताओ विचलन क्या होता था? आई प्लस, बोलो, ई माइनस ए, यही था। अब सुनना, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल के नियम से देखो, इसको मैं दिखाता हूं 2 मिनट में सिद्ध करके। सुनना, साइन आई, यहां जो किरण गई उसको मान लेते हैं, जो पहला किरण गया वो कितने कोण पर आया था? आई पे। और जो निकला था उसको क्या माने थे? R1। तो साइन आई साइन R1 बराबर इस माध्यम में गया तो म्यू, और बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक। कोण बहुत छोटा है तो क्या लिख सकते हैं? I बटे R1 बराबर म्यू। बोलो आई का मान म्यू इंटू, ये पहला इक्वेशन तैयार। दूसरा बार अपवर्तन करेंगे दूसरे सतह से, तो याद करो, यहां वाले कोण को आपने माना था R2, और यहां जो कोण आया था उसको क्या माने थे? फिर से लगा देंगे, साइन R2 बटे साइन ई बराबर, इधर का माध्यम है 1 और उसका अपवर्तनांक म्यू। देखो क्या बन गया,
R2 बट्टे E बराबर 1 बट्टे म्यू, देखो इधर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, E बोलो, I का मान, इसको 2 मान लो, I का मान, E का मान यहां बैठा दो। देखिए डेल बराबर I के जगह म्यू R1, E के जगह म्यू R2 माइनस क्या, देखो प्रूफ, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस ए। अगला स्टेप देखो, R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए हुआ। बोलिए यहां से म्यू माइनस 1 कॉमन लेके क्या यहां पे ए कॉमन आ गया। बट छोड़ो, आप पुराने लिखो, आपको पूरी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेगा। पतला प्रिज्म जब कहता है तो हम कोण का मान आई, साइन आई के जगह आई लेते हैं और साइन आर के जगह, और आंसर होता है म्यू माइनस 1 इंटू, इसको रट लेना, पूरे प्रिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। तो इसको भी आपको याद करना है, सिर्फ किसके लिए, बस ये कब लगाओगे, क्या लिखा रहेगा, पतले प्रिज्म। पतले प्रिज्म के लिए पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कितना विचलन कोण, तो आप बताइएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। सीधा रहेगा प्रिज्म का विचलन कोण, तब क्या लिखोगे, आई प्लस ई माइनस ए। और दूसरा कंडीशन जो मैंने बताया था, R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर, ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, बस सिंपल सा था, मत लिखो पूरा, ये और ये करो ना, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, पूरा मत लिखो, सिर्फ पतले प्रिज्म का विचलन कोण में ये लिखिए, प्रिज्म का विचलन कोण का है आई प्लस ई माइनस ए, R1 प्लस R2 किसके बराबर, 1 के बराबर। ये 3 बात याद रखिए ना, सिर्फ हो गया। प्रिज्म का आपसे कोई डेफिनेशन भी नहीं पूछेगा, तो डेफिनेशन भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इतना कम से कम याद कर लीजिए, है ना। प्रिज्म को बहुत सिंपल में लेके चलता हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स में कर लीजिए, हल्का सा चैप्टर है, 1-2 छोटा छोटा परिभाषा है, बस ये 3 फॉर्मूला कर लोगे। एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं, वो याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि कौन सा ग्राफ सत्य है, तो आपको 3-4 ग्राफ दिया जाएगा, उसमें से देख के पहचानना है, तो एक ग्राफ थोड़ा सा याद रख लो, है ना, और एक अपवर्तनांक का फॉर्मूला, बस लिखे। तो अगला लिखिए तो आपतन कोण, ऐसे लिखो पहले, विचलन कोण एवं आपतन कोण, ये याद रख के जाना, जितना करो उसे कम से कम याद करना है। आपतन कोण के बीच आरेख, ठीक है, जानते हो कि आप सभी कैसा आरेख बनता है, ये विचलन कोण, ये आपतन कोण, सुनना, ऐसा कुछ आरेख बनता है, बना लीजिए, ये दिमाग में रखना आपको। देख लीजिएगा, ऐसा यू जैसा कुछ बना होगा, इसमें आपको बस एक ही चीज समझना है, पहले इसको बना लो, ये विचलन कोण, ये आपतन कोण। सबसे कम विचलन कोण कहां, क्या इस जगह पे, यही इसका काम है, हमको सबसे कम विचलन कोण निकालने में इसका मदद करता है। क्या यही सबसे छोटा विचलन कोण होगा, बताओ, इसको बोलते हैं डेल मिनिमम। विचलन को क्या बोलते हैं, मिनिमम है तो उसको क्या बोलेंगे, निम्नतम। निम्नतम मतलब, अच्छा सुनना, बाकी कहीं भी अगर आप विचलन कोण देखोगे, बाकी कहीं भी आप क्या देखोगे, विचलन कोण, तो उसके लिए आपको कितनी आपतन कोण मिलेगी, देखिए एक बार यहां, एक बार यहां, हर विचलन कोण के कितने आपतन कोण, कहीं भी तुम देखो, जहां पर भी तुम लाइन खींचोगे तो एक यहां मिलेगा और एक, लेकिन यहां का देखिए एक बार ध्यान से, इस जगह पे जब आप देखेंगे विचलन कोण, तो आपको कितने आपतन कोण मिले, यहां पर आप 2 देखते ना, तो 2 कौन कौन सा मिलता, एक आई मिलता और एक ई मिलता, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो एक ही मिला ना, मतलब इस स्थान पर आई और ई दोनों बराबर है। तो यही चीज पूछा जाता है कि निम्नतम विचलन जब होती है उस वक्त क्या होता है, आई बराबर ई। निम्नतम विचलन के लिए लिख देता हूं, निम्नतम विचलन के लिए क्या होता है, बोलिए, आई बराबर, और जब आई ई के बराबर हो गया तो क्या R1 भी R2 के बराबर हो जाएगा। तो
तो उस केस में क्या लिखे थे आप लिखे थे ना R1 प्लस R2 बराबर A, उसको लिख सकते हैं ये भी R बराबर A, तो R बराबर कितना A बाई। तो कई बार पूछता है निम्नतम विचलन पर I बराबर E और R1 बराबर R2 यानी R बराबर कितना, तो ये याद रखिएगा। तो जब भी निम्नतम विचलन होगा उस वक्त I और E R1 और R2 बराबर होगा। अब ये पूरा नहीं याद करना है तुमको, बस इतना याद रखना है निम्नतम विचलन पे I और E का मान। अब इतना आपको याद रहेगा अगर, तो इससे खुद बना लोगे आप R1 प्लस R2, अगर दोनों सेम है तो 2R बराबर A, तो R बराबर A बाई 2। लेकिन आप तभी कर सकते जब इतना चीज कम से कम पता हो आपको, है ना। है ना, निम्नतम विचलन जब होगा तब I और E दोनों का मान, I मतलब आपतन कोण, E मतलब निर्गमन कोण, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो R का मान A बाई 2 के बराबर, है ना। तो छोटा सा फॉर्मूला 2 4 5 इसमें बनने वाला है, वही आपको याद रखना है। अब पूरा एक चैप्टर जैसा है तो कम से कम आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना, 4 5। लिख लिए क्या, ऐसे ग्राफ बना दीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, लिखो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक या प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का क्या, अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, स्नेल का नियम लगाओ। बोलो, पहले तो ये बताओ विचलन कोण क्या था, I प्लस E माइनस, तो बोलो निम्नतम विचलन, या ऐसे लिख देता हूं, सुनो, निम्नतम विचलन के लिए, सुना ध्यान से, क्या यहां पर I बराबर क्या E अभी पढ़े थे, और R1 बराबर, और इसका मान कितना, यही था। अब देखो क्या करने वाले हैं, अगर निम्नतम विचलन मुझे निकालने का मन करे तो I और E दोनों बराबर है ना, तो इसको लिख सकता हूं I प्लस I माइनस A, तो ये कितना हो जाएगा, तो कोई मुझे बताओ A को अगर इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, डेल मिनिमम प्लस A बटे, ये क्या I हो गया, और R का मान हमारे पास पहले से है कितना, और स्नेल का नियम बताओ, देखो उसी से निकल जाएगा, स्नेल के नियम से अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है पहले से, तो आपको लगाना है साइन I बटे साइन R बराबर μ2 बटे μ1। तो बोलो यहां पर साइन I का मान, अरे डेल मिनिमम प्लस A बटे साइन R का मान, साइन R कितना, और क्या यही हो जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कंपटीशन में पूछता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक साइन डेल मिनिमम प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई, अब इसे मेरी गलती नहीं, अब है जो फॉर्मूला वो है, मैं थोड़ी बना के खुद से बता रहा हूं। आप पूरा मत करना, आपके लिए सिर्फ ये याद करना है। इस चैप्टर से ज्यादा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आपको सिद्ध करने नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, पूछा जाता है लेकिन बहुत रेयर पूछा जाता है। विचलन का सूत्र आप जानते थे, निम्नतम में I और E बराबर होता है, R1 R2 दोनों A बाई 2 के बराबर हो जाता है। यहां रख के हमने I निकाल लिया, ये मेरा I निकला, ये मेरा R निकला, स्नेल के नियम में बैठा दिए। डेंजर है क्या, फॉर्मूला इसका खतरनाक है वैसे, लेकिन पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, तो जो नहीं कर सकते हो छोड़ सकते हो,
इसका जो फॉर्मूला है वो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना, ये कर सकते हैं। या आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो ना, तो आप प्रिज्म की मदद से निकाल सकते हैं, उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, बताए थे ना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है तो हम प्रिज्म में उसी माध्यम को भर देते हैं, याद है, और उसमें फिर हम यही प्रयोग करके उसका ग्राफ बना लेते हैं विचलन कोण और आपतन कोण के बीच। वहां से हमको निकल जाता है मिनिमम विचलन का मान, और प्रिज्म कोण हमें पहले से पता होता है, उसको रखते हैं, और प्रिज्म कोण का आधा हो गया a/2, उससे हमारा निकल जाता है अपवर्तनांक। उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, याद है। स्पेक्ट्रोमीटर हमें क्या करता है, प्रिज्म की मदद से अपवर्तनांक निकालने में मदद करता है। तो दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो रखना, ठीक है। बस अब 3 छोटा छोटा परिभाषा लिखो, लिखिए। तो आप लोग पढ़े थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आ जाओ अब तुम्हारे बस हो गया, टेंशन मतलब अब फॉर्मूला नहीं आएगा। अब छोटा छोटा परिभाषा है, 2-3 लिख लीजिए, लिखिए। तो ये तुम जानते होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है बताओ। और श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है या विभाजित हो जाती है, यस और नो। तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में टूटने की घटना को लिख लीजिए, लिखिए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिख लो, सब टाइम पास है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये तो आप 10th में ही पढ़े होंगे कि नहीं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बोलो, लिखिए। जब श्वेत प्रकाश को, फटाफट लिख लो, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो यह अपने 7 रंगों में, तो यह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो यह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित। तो श्वेत प्रकाश का, तो श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में टूटने की, तो श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का, तो श्वेत रंगों को अलग अलग क्या था, तो श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अपने से भी बना के आप लिख सकते हो कि नहीं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह भी लिख सकते हैं, जब श्वेत रंगों को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का, बना दो। ये 7 रंग बनते हैं, पता है ना कौन कौन सा, कोई नाम जानते हो सभी रंगों का, बोलो। पहला कौन सा, अरे VIBGYO और वायलेट। अच्छा एक को जोर से बोली, बाकी सब नहीं बोली, एक को पता था क्या, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में लाल,
वायलेट को हिंदी में कहते हैं बैगनी, इंडिगो को जामुनी। तुम सब कहते हो हिंदी मीडियम के हैं, तुम तो अंग्रेजी लग रहे हो। ब्लू को नीला, ग्रीन को पीला, अच्छा हरा, पीला, नारंगी खाने वाला क्या, नारंगी, लाल। ये तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या? तब लिख लो फटाफट। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है या विभक्त हो जाती है या टूट जाती है, कुछ भी कह दो। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बना दो फटाफट। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है। अच्छा सुनो तो, सबसे पहला रंग लाल, तो ये लाल रंग का विचलन कोण, ठीक है। और सबसे आखिरी में बैगनी, तो ये बैगनी रंग का विचलन कोण। ज्यादा विचलन कौन हुआ? अरे ज्यादा विचलन किस में आया, लाल में कि बैगनी में? ये 7 रंग अलग क्यों हुए पता है? क्योंकि सभी का विचलन अलग अलग था। कोई ज्यादा कोण पर विचलित हुआ, कोई कम कोण पर विचलित हुआ, इसी चक्कर में सारे रंग एक दूसरे से अलग हो गए। फिर सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? श्वेत, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जब आपका प्रिज्म से होकर गुजरा तो ये 7 अलग अलग रंगों में टूट गया। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक मिनट सुनो, ये 7 रंगों में क्यों टूटा? क्योंकि सभी रंगों का विचलन कोण अलग था। सभी रंगों का विचलन कोण अलग क्यों हुआ? आई तोरी, क्योंकि विचलन कोण का सूत्र होता है, विचलन होता है म्यू -1 इंटू ए। बोलो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो बदल गया होगा? दिमाग लगाओ, मुझे एक चीज बताना सिर्फ, क्या इस प्रिज्म का ए है? ठीक है, प्रिज्म कोण ए है ना? बोलो इस प्रिज्म का अगर प्रिज्म कोण ए है तो क्या सभी रंग इसी प्रिज्म से निकला है? तो बोलो मुझे बताओ, सभी रंग के लिए प्रिज्म कोण समान कि अलग? समान, ए समान, ए नहीं बदला, तो फिर विचलन क्यों बदला? क्या 1 बदल गया? अरे 1 तो 1 ही है ना, ए बदला ना, क्या बदला? हर एक रंग का अपवर्तनांक अलग होता है। यह किसने बचाया था? जब ये 7 रंगों में टूटने की घटना को एक्सप्लेन किया और बताया कि इसके टूटने का कारण क्या है, सभी का अलग विचलन होना, सभी रंग एक साथ नहीं रह पाए, सभी रंग का विचलन क्या हो गया? तो क्यों हुआ सबका अलग विचलन? क्योंकि इसमें क्या बदल रहा था विचलन कोण में? सभी रंग का ए समान था, 1 समान था, सिर्फ क्या बदला? अपवर्तनांक बदला, इसलिए विचलन भी, और विचलन बदला इसलिए सारे रंग का कोण अलग हो गया और सारे रंग खुद में अलग अलग कोण बना के अलग हो गए। अब क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक क्या सभी रंग का अलग होता है? अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर कि रंग पर? बोलो बोलो, माध्यम पर निर्भर करता है अपवर्तनांक या रंग पर, रंग के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? दोनों पर। किसने कहा था? कॉची ने। किसने कहा था? कॉची ने। लिख लो, लिखो तो, वर्ण विक्षेपण का कारण, बस हो गया है, लास्ट लिखो, वर्ण विक्षेपण का कारण। क्या कारण है जल्दी बोलो, क्यों अलग हुआ सारे, क्यों सारे कलर टूटे? अरे 7 तो रंग विभाजित क्यों हुआ? क्योंकि उसका विचलन कोण अलग हुआ। विचलन कोण अलग क्यों हुआ? क्योंकि सभी रंग का अपवर्तनांक, इस सूत्र में अपवर्तनांक अलग हो रहा था, इसलिए विचलन कोण भी। क्यों हुआ अपवर्तनांक अलग? क्योंकि अपवर्तनांक निर्भर करती है सिर्फ माध्यम पर नहीं, माध्यम के साथ साथ सभी रंगों के तरंग दैर्ध्य पर भी। अलग अलग रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग, इसलिए सबका अपवर्तनांक भी अलग अलग, और अपवर्तनांक अलग हुआ तो विचलन कोण भी, और विचलित होके सभी रंग अलग हो गए। समझे? लिखिए, लिखना, क्या लिखोगे? नीचे लिखेगा वर्ण विक्षेपण का कारण, उसमें लिखना कॉची के अनुसार, ऐसे, कॉची के अनुसार
अंग्रेजी में इसका नाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कॉची के अनुसार, कॉची के अनुसार क्या, बोलो बोलो, अपवर्तनांक सिर्फ माध्यम पर निर्भर, लिखो कॉची के अनुसार अपवर्तनांक, लिख लो तो पूरा, कॉची के अनुसार अपवर्तनांक माध्यम के साथ साथ, अपवर्तनांक माध्यम के साथ साथ रंग के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। माध्यम के साथ साथ रंग के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है, रंग के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसलिए अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और सुनो सुनो, कॉची ने क्या बताया था, अपवर्तनांक कैसे निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे, लिख लो सब लोग। उन्होंने कहा कि जो म्यू होता है ना, वो बराबर होता है किसके, ए प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बटे लैम्डा 4, ऐसे ही बढ़ता जाता है। यानी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, म्यू जो है वो लैम्डा के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, जिसका मतलब जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। अब सुनना, सबसे अधिक किस रंग का तरंग दैर्ध्य, लाल का, तो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, तो उसका विचलन भी सबसे कम, इसलिए सबसे कम विचलित हुआ लाल, सबसे अधिक विचलित हुआ, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, ये लिखवाने ना हो, सुन लो और याद रखना, पूछा जाता है, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक उसका अपवर्तनांक सबसे कम। और अपवर्तनांक कम होने का मतलब यह हुआ कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, इसलिए लाल रंग कम विचलित हुआ और अपवर्तनांक बैंगनी रंग सबसे कम विचलित कौन हुआ है, देखो सबसे कम कौन है लाल का, और सबसे अधिक कौन, ज्यादा विचलन ज्यादा कौन, कम विचलन कम कौन, तो आपका बैंगनी सबसे अधिक विचलन किया और लाल सबसे कम विचलन किया, क्योंकि लाल की तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसका अपवर्तनांक कम है, और अपवर्तनांक कम है तो विचलन कोण भी, लिख लीजिए। तो आपसे पूछेगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का, जिसका म्यू सबसे, जिसका लैम्डा सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे, तो तुरंत आंसर क्यों बदल देता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक लाल का, लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो अपवर्तनांक सबसे, और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक सबसे, लिखो तो सब वहां क्या लाल पीला ब्लू नीला लिख के आ जाएगा पता नहीं, अरे लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अपवर्तनांक, और लाल बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा, अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी, लिखोगे क्या, लिख लो नोट करके, बस लिख लो, छोड़ देता हूं इसके बाद। क्या लिखेगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका अपवर्तनांक, इसलिए इसका अपवर्तनांक, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम। तथा बैंगनी रंग का, बोलो, तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, हां, तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक, इसलिए इसका अपवर्तनांक
इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। याद रहेगा कि नहीं? जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। किसने बोला था? कॉची ने। तो कॉची ने अपना सूत्र दिया था, ये कॉची सूत्र कहलाता है। यह a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4 ऐसे सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? कर लोगे? चलो हाँ,